सबसे पहले तो राजेश बादल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लगातार लेखन में सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और एक के बाद एक आपकी कई कृतियाँ प्रकाशित होती रही हैं। हाल ही में जो एक नई कृति आपने जो लिखी है, उसका नाम है ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। ज़ाहिर है कि ये वो शब्द हैं या फिर ये वो पंक्ति है जो सबके ज़हन में होगी आज भी बसी हुई। हम दोनों फ़िल्म का जो गीत है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, और ज़ाहिर है कि इससे ज़िक्र होता है मशहूर शायर साहिर लुधियानवी जी का। तो बताएँ कि इस किताब को लिखने के पीछे मकसद क्या है? देखिए संजय जी, जब मैं ये बात 2010 की है और मैं उस समय संसद के एक चैनल के साथ जुड़ा हुआ था। मैं उस चैनल का प्रमुख था और तब एक फ़िल्म साहिर लुधियानवी पर मैंने बनाई थी। 1 घंटे की बायोपिक थी और जब मैं बायोपिक फ़िल्म बना रहा था तो मुझे लगा कि ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और हमारे बीच से 3 दशक, 4 दशक पहले चले गए, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो शायद उनकी ज़िंदगी के संघर्षों को नहीं समझती। कौन-सी वो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो साहिर को साहिर बनाती हैं। तो ये सोच के मुझे लगा कि क्योंकि अब उनको उस वक़्त तक गए हुए भी लगभग 30 साल हो गए थे। तो 30 साल में उनके साथ के लोग भी चले गए थे ऊपर। तो मुझे लगा कि हमें कम से कम ये तो करना चाहिए कि उनका सोच, उनका लेखन, उनकी शायरी, उनकी कविताएँ, उनके हिंदी गीत जो हैं वो हम आज भी गुनगुनाते हैं और लेकिन उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने ये शोध का सिलसिला शुरू किया और मुझे खुशी है कि 15 वर्षों के शोध के बाद ये किताब अब आई है। ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और इसमें साहिर का एक प्रामाणिक ज़िंदगीनामा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि साहिर एक उन व्यक्तित्व में शामिल हैं जो न केवल एक शायर थे बल्कि ज़िंदगी की हकीकत को सब तक पहुँचाने में उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो साहिर लुधियानवी साहब से जुड़े हुए किस तरह के बातों को आपने इसमें शामिल किया है? उनके ज़िंदगी से जुड़े कौन-कौन से पहलुओं को आपने अपनी किताब ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया में शामिल किया? देखिए, इस किताब में उनकी ज़िंदगी का संपूर्ण दस्तावेज़ है ये। उनके जन्म से लेके और उनके इस दुनिया से चले जाने तक। लेकिन जो फ़ोकस मेरा रहा और मेरा जो सोचना रहा कि उन्होंने बालिग आँखों से इस देश की आज़ादी देखी 1947 में और बँटवारा देखा। इससे पहले वो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उन्होंने उस युद्ध को लेकर के आगाह करते हुए लगातार अपनी नज़में लिखीं, प्रोज़ राइटिंग की, गद्य लेखन भी किया और जंग को लेके उनके जो विचार थे, हम आज पाते हैं कि आज देखिए दुनिया में 2-2, 3-3 बड़ी-बड़ी जंगें चल रही हैं और अगर हम साहिर की बात याद रखें तो जो वो कहते हैं कि जंग क्या किसी मसले का हल होगी, जंग तो अपने आप में एक मसला है, एक समस्या है। तो जो खुद एक समस्या हो, वो किसी दूसरी समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? तो एक तो मुझे उनका ये अप्रोच बड़ा अच्छा लगा। दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि साहिर ने अपने दौर के जीवन में देखा था, अपने दौर में देखा था कि महिलाओं को लेकर के उस समय समाज में बहुत सम्मान नहीं था। देखिए मैं बताऊँ 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो हिंदुस्तान की आबादी जो थी, वो जिसमें उसमें से केवल 9% महिलाएँ साक्षर थीं। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप जागरूक नहीं होते, तो आपका शोषण होता है, आपके साथ अत्याचार होता है। तो उन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार को बहुत गहराई से महसूस किया, शोषण को बहुत गहराई से महसूस किया, उनकी माँ के संघर्ष को देखा। मैं बता दूँ कि साहिर की माँ जो थीं, अपने पति की 12वीं पत्नी थीं और पति जो थे वो साहिर को पढ़ाना नहीं चाहते थे और साहिर की माँ जो थीं, वो स्कूल में दाखिला कराना चाहती थीं, पढ़ लिख के वो एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थीं। तो इस जद्दोजहद के चलते
उनको मुकदमा का सामना करना पड़ा और अपने जेवर गिरवी रख के साहिर को पढ़ाना पड़ा। तो दूसरी मुझे ये उनके राइटिंग में, मतलब गद्य हो या उनकी शायरी हो या उनकी कविताएं हों या उनके गीत हों, तो उनमें हमने पाया कि महिलाओं के प्रति एक खास संवेदनशीलता उनके उस रचना धर्म में नजर आती है। साहिर साहब का जन्म हुआ गुलामी के दौर में, इसलिए उन्होंने गुलामी का दौर देखा और जब उनकी हम रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें बखूबी जिक्र आता है कि देश की आज़ादी के लिए लोग जब उठ खड़े हुए थे तो उन्होंने किस तरह की बातों को अपने में रचनाओं में शामिल किया। वहीं उन्होंने प्रणय गीत भी बहुत सारे लिखे। उन्होंने प्रगतिशील समाज को देखते हुए उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो किस तरह आप राजेश जी समझते हैं कि साहिर लुधियानवी एक समग्र रचनाकार थे और ऐसे शायर थे जिनकी रचनाएं दिल को छू जाती हैं? आपने ठीक कहा। उनकी रचनाएं हमारी जिंदगी के आसपास घूमती हैं और लगभग सभी विषयों पर उन्होंने कलम चलाई। उन्होंने 2 विषय तो मैंने आपको बताए कि जंग के हमेशा वो खिलाफ रहे, महिलाओं के सम्मान को लेकर वो बहुत संवेदनशील थे। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष मुद्दों को लेके, धर्मनिरपेक्षता को लेके उन्होंने बहुत लिखा। उन्होंने श्रमिकों के और मजदूरों के अधिकारों को लेके बहुत कुछ लिखा। उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए बहुत कुछ लिखा। कुछ ऐसा हुआ था संजय जी कि जब देश का बंटवारा हुआ तो वो भारत आए, तो उससे पहले कुछ समय के लिए, बहुत थोड़ा सा वक्त था, वो पाकिस्तान में रह गए थे वो। और जब ये सारा सिलसिला चल रहा था तो उन्होंने, चूंकि वो अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से लड़ने वाले उन्होंने अपनी रचनाएं, अपने शेर, अपने गीत, अपने कविताएं रची। और तो उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की हुकूमत उनसे नाराज़ हो गई और वो फिर उन्होंने कहा कि मेरा वतन तो हिंदुस्तान है, और वो हिंदुस्तान आकर के बस गए। आप देखिए, मैं एक ही उदाहरण बताता हूँ कि उस शायर को गए लगभग 45 साल हो गए। लुधियाना में एक सज्जन हैं डॉक्टर केवल धीर। उन्होंने उनकी याद में, कुछ जब वो जिंदा थे तब भी और जो उनके जाने के बाद भी, लगभग 50 साल तक उन्होंने जश्न साहिर किया। और उस प्रोग्राम में साहिर साहब खुद भी आते थे और देश के सारे नामी गिरामी शायर, कवि, सुमित्रानंदन पंत जैसे लोग आते थे। और उन्होंने आप देखें उस प्रोग्राम में लगातार 50 साल तक एक कोई गुमनाम आदमी था जो उस दिन हेलीकॉप्टर किराए पर लेता था और उस दिन वो जहाँ पर ये जलसा हो रहा होता था उस दिन फूल बरसाता था हेलीकॉप्टर से। तो ऐसी भक्ति, शब्दों को सलामी, मुझे लगता है कि वही कर सकते हैं जो शब्दों की कदर करना जानते हैं। और केवल ये नहीं, आप देखिए जब 1971 की जंग हुई और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, बांग्लादेश नाम के नए देश का उदय हुआ, तो वो उनके नाम पर एक चौकी की स्थापना हुई। पंजाब सरकार ने उनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया और सम्मान तो ढेर मिले, लेकिन वो एक सच्चे अर्थों में हिंदुस्तान के सपूत थे, भारत के सपूत थे। और यही बात मुझे बार बार लगती थी कि ऐसे इंसान की जिंदगी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सामने लाएं। आपने बिल्कुल सही बात कही राजेश जी। और जब हम साहिर साहब की बात करते हैं तो उनकी लेखनी की जब चर्चा होती है तो उन्होंने बच्चों के लिए भी गीत लिखा, मेरे घर आई एक नन्ही परी। वहीं वो मोहब्बत को जिस ढंग से सोचा है उसको लेकर उन्होंने अलग अलग अपने कलाम लिखे हैं। मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है और भी तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, ऐसे गीत हैं जिसमें एक गहराई नजर आती है। क्या कहते हैं, आपने जब शोध किया तो किस तरीके से उनकी इन रचनाओं को देखा? देखिए, आप ये किताब जब पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि एक एक गीत को लिखने के पीछे, एक गज़ल या नज़्म को लिखने के पीछे उनकी कहानी समझ में आएगी। साहिर की अपनी ज़िंदगी बहुत संघर्ष भरी थी और उनको बहुत पापड़ बेलने पड़े अपनी पेशेवर लाइफ में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन संघर्षों का बयान उनकी शायरी में है। जैसे आपने जिक्र किया कि कहीं उनका जो प्रेम था वो
पूरा नहीं, अंजाम तक परवान नहीं चढ़ पाया और उनको कई बार ऐसा अफसोस रहा, आधी हकीकत आधा फसाना की तरह। तो लेकिन आपको याद होगा कि वो अफसाना जैसे अंजाम तक जाना न हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। उनकी जो परछाइयाँ की नज़्म है वो अद्भुत है, बेमिसाल है। हम दोनों में तो शानदार आपने जिक्र किया है ही हैं गीत, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने गीत लिखे। दो कलियां एक फिल्म आई थी, आप उसके गीत सुने, और बच्चों के लिए जो उन्होंने लिखा वो अद्भुत था। उन्होंने रिश्तों को लेकर बहुत अच्छे लिखे। और एक गीत मैं बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने एक गीत लिखा और मोहम्मद रफ़ी साहब उस गीत को गा रहे थे, तो वो गीत था बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो इस गीत को पूरा करते करते रफ़ी साहब रो पड़े और उन्होंने उस गीत का कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने साहिर साहब के गले मिल के बहुत देर तक रोते रहे। तो ये ऐसे गीत हैं साहिर साहब के, तो जिनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम जो साहिर सामने हैं, जो फिल्मी गीतों का साहिर है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने बहुत आशा से भरे गीत भी कम नहीं लिखे हैं। वो भी लोगों के सामने उतने पॉपुलर हो सकता है ना हुए हों। अब जैसे एक गीत है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, मुस्कुराहट पर भी हक है तेरा। तो ये एक ऐसा गीत था। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो ये एक ऐसा गीत था। अद्भुत हैं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। बिल्कुल। फिर कव्वालियाँ भी उन्होंने देखिए ऐसी लिखी कि आज उनके इस तरह कव्वालियाँ, जो कव्वालियों का हमने भी देखा है, जब मैं अपने करियर की शुरुआत की तरफ मुड़ के देखता हूँ, तो ये 1970 का दशक है, करीब करीब 55-60 साल पहले। तो जो कव्वालियाँ हुआ करती थीं, उनके स्तर का और उनके मिजाज का मुझे अंदाज़ा है। लेकिन साहिर साहब ने अपनी कव्वालियों में एक अदबी मेयार जिसको कहते हैं, अदब का जो स्तर है, वो बना के रखा। आज ना तो कारवां की तलाश है आज भी उनकी पॉपुलर है और आज उस पर रिमिक्स तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो हाँ, ये ज़रूर थोड़ा-सा मन कचोटता है कि साहिर ने इस देश को इतना दिया। देशभक्ति के उनके गाने आप देख लीजिए, एक से एक। ये देश है वीर जवानों का, है तो देशभक्ति का गाना, मगर आप बताइए पिछले 50 वर्षों में हमारे यहाँ शादी-ब्याह में ये गीत बजता है। हाँ, तो उस इंसान ने सब कुछ मादरे वतन के लिए लुटा दिया, लेकिन हम बदले में मुझे ऐसा लगता है कि शायद उतना नहीं कर पाए। आज देखिए साहिर साहब के नाम पर कोई शोध पीठ नहीं है, पीएचडी नहीं हो रही हैं, डीलिट नहीं हो रहा है, क्योंकि केवल साहिर के नाम से नहीं पढ़ाया जाएगा वो। अगर आप शोध करेंगे तो आप उस दौर के हिंदुस्तान की कहानी देखेंगे। अगर आप ये समझेंगे कि किन हालात में उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, उसके बाद 1960 और 70 के दशक में किस तरह से उन्होंने लिखा, तो कम से कम हमारे यहाँ इस चीज़ को अगर प्रमोट किया जाता, पदोन्नत किया जाता या क्रमोन्नत किया जाता कि भई उनकी रचनाओं पर अच्छा काम हो। अभी भी गुंजाइश है, अभी भी हो सकता है। और उसी नज़र से मेरी ये जो किताब है, ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, टुकड़ों-टुकड़ों में साहिर की ज़िंदगी मिलती है, उनकी कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन मैंने 16 साल इसलिए लगाए कि हर उस एक जगह पे गया, हर उस व्यक्ति से बात की जो उनकी ज़िंदगी में थे। और उनकी ज़िंदगी में थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो उनके दोस्त थे, जो उनके बहुत ही करीबी लोग थे, उन्होंने वो गलत तो बताएँगे नहीं। तो उन्होंने अद्भुत रचा है और उस रचे को सामने लाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास वक़्त है तो मैं एक फ़िक्र तौसवी का एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। हमारे देश में एक बहुत ही मशहूर व्यंग्यकार हुए हैं फ़िक्र तौसवी। फ़िक्र तौसवी का असल नाम था रामलाल भाटिया। और रामलाल भाटिया जी बलूचिस्तान के रहने वाले थे, लाहौर में रहते थे। जब ये देश का बँटवारा हो गया, और वो देश तो ज़ाहिर-सी बात है कि मज़हब की बुनियाद पर बना था, तो रामलाल भाटिया ने कहा कि लाहौर तो मेरा अपना वतन है, अपना मुल्क है, और मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा पाकिस्तान। तो कुछ दिन तक
उनके सामने रोज कुछ लोग आते रहे कि ये हिंदू है, इसको बाहर, तुम अपने वतन जाओ, नहीं तो हम कल मार डालेंगे। तो साहिर साहब ने जान पर खेल कर उनका बचाव किया। ये बात अलग है कि उन्होंने भी देखा और वो फिर बाद में हिंदुस्तान आए, उनकी पत्नी को लाए साहिर साहब। तो ये एक ऐसी चीजें हैं। कृष्णचंद्र के वो दोस्त थे, और देखिए मैं उसको उस नजर से नहीं देखता, लेकिन साहिर साहब ने हिंदुस्तान में सभी सद्भाव की एक ऐसी मिसाल कायम की कि जो शायद आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। सही कहा आपने कि साहिर साहब को भुलाना बहुत मुश्किल है। आज जब वक्त तेजी से बदल रहा है, व्यस्तता भागदौड़ का समय है समय, और ऐसे में हम देख रहे हैं राजेश जी कि हमारे जो खास शायर रहे हैं, गीतकार रहे हैं, कहीं गुमनामी में हम उनको देख पा रहे हैं। तो आज की पीढ़ी को इस किताब से क्या सीखने को मिलेगा, और साहिर साहब को जानकर वे क्या महसूस कर पाएंगे? मुझे लगता है कि दो बातें हैं, आपके इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग तो ये है कि आज की इस पीढ़ी और आज जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में क्या। आज के गीतों में सरोकार नहीं है, आज के गीतों में हमारी जीवन शैली नहीं है, आज के गीतों में हमारे भारतीय संस्कृति के प्रतीक नहीं है। आज बाजार में तब्दील हो गया है सब कुछ, फिल्म संगीत हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी संगीत हो। तो ये फिल्म इंडस्ट्री कुछ समय चकाचौंध से प्रभावित होकर चलने वाली तो है। बाजार है तो जाहिर है बाजार केवल मुनाफे की भाषा, नफा नुकसान देखता है, ये नहीं देखता कि उसका समाज पर क्या फर्क पड़ता है। साहिर साहब की जिंदगी में ऐसा नहीं था। साहिर साहब ने जो भी लिखा, अपवाद छोड़ दीजिए, एक आध गीत तो कभी कभी फिल्म की मजबूरी में हल्का फुल्का लिख दिया, वो अलग बात है, लेकिन उनके 90% गीत आप पाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने सरोकारों को लेके। तो एक तो आपके प्रश्न का उत्तर ये हुआ, और दूसरी बात यह है कि साहिर साहब को हमें क्यों याद करना चाहिए और आने वाले दिनों में हम कैसे उस चीज को आगे ले जाएं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो संघर्ष जो उन लोगों ने झेला है, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने 1947 के पहले संघर्ष किया आज़ादी के लिए, जिन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को तिनका तिनका करके बनाया। घर में खाने के लिए नहीं था, दूध पीने के लिए नहीं था, बदन पे कपड़े नहीं थे होते थे पहनने के लिए, हमारे उद्योग अंग्रेजों ने चौपट कर दिए थे, कुछ भी नहीं था। ऐसे में हमारे उन पूर्वजों ने तिनका तिनका करके इसका की रचना की। तो वो जो स्थितियां थी अब वो दोबारा तो नहीं आ सकती। हम आज जहां बैठे हैं देखिए उनके संघर्ष की बदौलत, लेकिन उनके संघर्ष के बाद हमें उनके संघर्षों को भूलना नहीं है, क्योंकि हम, अफसोस की बात यह है कि हम उन संघर्षों को याद भी नहीं करना चाहते और हमारे भीतर वो जिज्ञासा भी नहीं पैदा होती कि कम से कम हम ये तो देखें कि 1947 का हिंदुस्तान कैसा था, 1950 का हिंदुस्तान कैसा था, 60 का हिंदुस्तान कैसा था। इस देश ने 2-3 जंगें लड़ी और उन जंगों के दुष्परिणाम क्या हुए, हमने कैसा सफर तय किया, अंतरिक्ष का सफर तय किया, हमने वैज्ञानिक नजरिए से कितना प्रगति की, शिक्षा के नजरिए से कितनी प्रगति की। तो अब हमें वो संघर्ष तो नहीं देखने को मिलेगा आजादी के पहले का, लेकिन नई पीढ़ियों के लिए अब ये चुनौती है कि संघर्ष के जिस प्लेटफॉर्म पे हम आज खड़े हुए हैं संघर्ष के बाद, इस प्लेटफॉर्म को आए रोज कैसे ऊंचा उठाएं, कैसे हम अपने मुल्क को और आगे ले जाएं, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस किताब ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया के माध्यम से साहिर साहब की जीवन गाथा को तो लोग समझेंगे ही, और ख़ुद भी महसूस करेंगे कि हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है ऐसे शायरों की कृतियों को आगे ले जाने के लिए, या फिर इस तरह की रचनाओं को आत्मसात करने के लिए। तो आपने राजेश जी इतना समय दिया, उसके लिए हम बहुत-बहुत आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संजय जी। मैं आपको बता दूं कि मेरे जीवन का एक मिशन मैंने 2010 में जो अपनाया था, वो वही मिशन है जो अभी भी जारी है, और मैंने अपने इन पूर्वजों का बायोपिक फिल्म्स के ज़रिए
फ़िल्में आप देखेंगे तो यूट्यूब में और तमाम चैनलों के प्लेटफ़ॉर्म पर हैं ये, और उनमें हमारे मतलब बहुत सारे लोग हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, आर.के. लक्ष्मण हैं, मेजर ध्यानचंद हैं, मजरूर सुल्तानपुरी हैं, अमृता प्रीतम हैं, खुशवंत सिंह हैं, अनगिनत लोग हैं। और इतनी संख्या में भारत में किसी ने इन पूर्वजों पर काम नहीं किया है। अब मैं ये किताब के सिलसिले में, जैसे कि पिछले हमने जगजीत सिंह पर एक किताब हमारी आई थी, कहाँ तुम चले गए, और वो भारत से अधिक वो भारतीय जो विदेशों में बसे हैं उनके बीच में लोकप्रिय है। कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, अफ्रीका में, कीनिया में, नाइजीरिया में इतने संदेश मेरे पास आते हैं और किताब वो लोकप्रिय हो रही है। मुझे लगता है अपने पूर्वजों के बारे में हमारे देश से ज़्यादा जिज्ञासा उन भारतीयों में है जो यहाँ से बाहर बसे हुए हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जड़ों से कटने का एक दुःख तो होता है, तो वो है। और आपने इस किताब को इसका माध्यम बनाया, मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है कि जब पढ़ेंगे तो शाहिर का एक नया रूप जानेंगे।